हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। ये शायद आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये 1962 की वॉर है। इंडिया और चाइना के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई खत्म हो चुका था और एक बहुत बड़ी संकट भारत के लिए खड़ी हो गई थी। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जी को लगा था कि चाइना के साथ बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी गलत भी नहीं सोच रहे होंगे, बिकॉज इंडिया एक नया देश है। इंडिया को यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था पे भरोसा था, और भरोसा होना भी क्यों नहीं चाहिए था। और अगर नहीं भरोसा होता तो क्या इंडिया के पास ऑप्शन ही क्या था? क्या अमेरिका की चापलूसी करते? नहीं। तो भारत ने एक तरीके से उस समय के हिसाब से, अपने हिसाब से सही कदम उठाया होगा। भले आज हम बैठ के एसी कमरे में ये सोच सकते हैं कि हो सकता है नेहरू जी की वो डिसीजन गलत है, वो भी मैं आप पे छोड़ रहा हूं। बट इसराइल ने ये बात कहीं छुपी हुई नहीं है कि भारत को मदद करने के लिए तैयार था। इसराइल इनफैक्ट भारत के साथ हमेशा से समझौता बनाना चाहता था, बिकॉज इसराइल भारत की अहमियत जानता था। लेकिन भारत भी इसराइल के साथ दोस्ती नहीं बनाना चाहता था, बिकॉज भारत उस समय अरब कंट्रीज का सपोर्ट कर रहा था। और हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे। और क्योंकि इसराइल हमेशा से शुरू से एक अमेरिका और वेस्ट का एक अलायंस पार्टनर रहा है, तो हम इसलिए इसराइल के साथ अपने दोस्ती को नहीं बनाना चाहते थे। हमारी दोस्ती सोवियत यूनियन के साथ थी। लेकिन एक बात तो ये सही है कि अगर इसराइल के साथ हमारी दोस्ती अच्छी होती, तो इंडिया के जो डिसीजन है, या इंडिया का जो वॉर था चाइना के साथ 1962 का, उसका जो आउटकम है वो हो सकता है कोई और आउटकम होता, हो सकता है मकसाई चिन्ह नहीं खोते, लेकिन हो सकता है। और क्या होता, इसके बारे में आज हम आंकलन नहीं करेंगे, बिकॉज उस समय की हालात क्या होगी, उस समय के प्रधानमंत्री इसको शायद अच्छे से ज्यादा समझते होंगे। आज इसराइल के बारे में क्यों जिक्र कर रहा हूं? बिकॉज इसराइल, आपको पता है, बहुत ही खतरनाक देश है। और खतरनाक देश इसीलिए है बिकॉज जो ज्यूज है, जो यहूदी लोग हैं, उनको पूरे सदियों में मारा गया है। और इतना मारा गया है कि उनको अब अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना आता है। और इसीलिए आप देखिए, इतने कॉम्प्लिकेटेड नेबरहुड में रह के भी वो सर्वाइव ही नहीं करते हैं, बल्कि अगर कोई आंख दिखाता है तो उसको उसी तरीके से जवाब भी देते हैं। कुछ लोग इसको शायद समर्थन नहीं करते हैं। 7 अक्टूबर का अटैक हुआ, 1200 इसराइली मारे गए, लेकिन उसके बाद इसराइल ने 50,000 लोग को मारा। ये आपकी डिसीजन है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक बात तो है कि इसराइल टिट फॉर टैट चीजों में जवाब देता है। अब हुआ क्या कि 10 इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पिछले काफी दिनों से लापता थे। किसी को कुछ पता भी नहीं था कि ये थे कहाँ। कॉन्स्टेंटली भारत की एम्बेसी इसराइल के साथ लगी हुई थी, इसराइल के सरकार के साथ, इसराइल की खुफिया एजेंसीज के साथ लगी हुई थी कि किसी तरीके से ये 10 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमारे मिल जाएं। फाइनली इजरायली अथॉरिटीज ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑपरेशन किया रात के समय, और ये 10 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को वेस्ट बैंक के एक गांव में छुपा के रखा गया था। वहां से इनको निकालकर भारत सरकार को इन्होंने सौंपा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारे जो 10 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो बहुत ही बुरी तरीके से पिछले कई महीनों से उनको छुपा के बंधक बना के रखा गया था, फाइनली उनको रिहा किया जा रहा है, और प्रोबेबली अब उनको भारत भी लाया जाएगा। तो आज इस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि आज जो भारत के सामने एक सबसे बड़ा एसेट है, हमारा आबादी। बिकॉज एक समय हम लोग आबादी को बोझ मानते थे, बट आज वही आबादी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। बिकॉज पूरी दुनिया की आबादी घट रही है। आप देखिए, इलॉन मस्क ने क्या कहा, बच्चे को पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो ह्यूमैनिटी खतरे में आ जाएगा। इस बात को लालू जी ने ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुका है। लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन एक बर्डन नहीं है, इनफैक्ट इंडिया के लिए पॉपुलेशन एक एसेट है। बिकॉज दुनिया भर में पॉपुलेशन घट रहा है। एआई आपको कुछ हद तक जॉब्स को रिप्लेस करेगी, बट आज भी ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, नर्सेस का, मेड्स का, कारपेंटर्स का, इलेक्ट्रिशियंस का, प्लम्बर्स का, कहां से लाओगे? भारतीय की जरूरत तो पड़ेगी। तो भारत का ये जो डेमोग्राफी है, आज भारत के लिए एक सबसे बड़ा एसेट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट देखिए क्या हुआ है कि 10 इंडियन वर्कर्स एक पैलेस्टीनियन विलेज में उनको बंधक बना के रखा हुआ था पिछले कई समय से। इनके बारे में कोई भी खबर हमें नहीं था। फाइनली इजराइल पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन अथॉरिटी की तरफ से खबर आ रही है कि इनको, जो बंधक थे 10 इंडियन वर्कर्स, उनको रिहा कर लिया गया है। ये ऑपरेशन काफी कठिन था, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है ये सिचुएशन अभी वहां पे काफी वॉलेटाइल बना हुआ है। और इन वर्कर्स को उस गांव से रात के एक रात में ऑपरेशन किया गया, और इन जितने भी 10 इंडियन वर्कर्स हैं उनको उस गांव से रेस्क्यू किया गया। इस समय अगर टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर की बात करें, तो इन वर्कर्स को बेसिकली पैलेस्टीन की एक कंपनी थी, और पैलेस्टीन के कुछ लोगों थे जो लोगों ने
इनको ऑफर दिया कि आप आइए वेस्ट बैंक के विलेज अल ज़ईम में काम करिए। इनको लगा वहाँ पे काम होगा। ये लोग जैसे वहाँ पे पैलेस्टीनियन के वेस्ट बैंक के गाँव में गए काम करने, तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और इनको बंधक बनाया गया। इनके पासपोर्ट से ये जो वेस्ट बैंक के लोग हैं, ये इज़राइल घुसना चाहते थे और इन बेचारों के पासपोर्ट को यूज़ करके वो अपना जो इज़राइल में एंट्री है, उसको आसान बनाना चाहते थे। तो जिनका पासपोर्ट था, जो 10 इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, इनको बंधक बनाया गया, इनके पासपोर्ट को छीना गया और इनके पासपोर्ट से ये इज़राइल में एंट्री करना चाहते थे। पता नहीं क्यों एंट्री करना चाहते थे, बट उनकी है। बट ये 10 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इसी तरीके से बंधक बनाया गया और काफ़ी महीने से इस वेस्ट बैंक के गाँव अल ज़ईम में इनको बंधक बनाया गया था और बहुत ही बड़ा एक्सप्लॉयटेशन भी इनके साथ किया गया। ना कोई एम्प्लॉयमेंट था, ना कोई खाने का खाना साधन था, ना ये कहीं जा सकते थे, कोई टेलीफोन नेटवर्क था। इनफैक्ट इनकी बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। अब ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ आप देखिए कि जब से ये इज़राइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और तब से पैलेस्टीनियंस को इज़राइल में जॉब नहीं दिया जा रहा है, खासकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उसकी वजह से इज़राइल इस समय बहुत तेज़ रेट से भारत के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर कर रहा है। और एस्टिमेट ये भी है कि अक्टूबर 2023 के बाद से लेके अभी तक 16,000 इंडियन वर्कर्स अभी इस समय इज़राइल में काम कर रहे हैं। उसमें से एक और खबर आई थी कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का क्रॉस फायरिंग में मौत भी हुआ था। तो वहां के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस तरीके से भारत के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बहुत तेज रेट से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो इंडिया और इज़राइल के बीच में एक मैन पावर का रिलेशन है, ये आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है बिकॉज़ इज़राइल और इंडिया काफ़ी करीब आना चाह रहे हैं। इनफैक्ट दोनों के बीच में किसी भी समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है, जिसकी बात की पुष्टि खुद इज़राइल के इकोनॉमिक मिनिस्टर बरकात जी ने किया। साथ ही साथ इंडिया और इज़राइल के बीच में रिसेंटली आपको पता है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके एक एमओयू भी साइन हुआ है। तो भारत और इज़राइल के रिलेशन जो कि बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के इज़राइल विजिट के बाद इन दोनों की दोस्ती में काफ़ी अच्छी है। ट्रंप के आने की वजह से ये जो दोस्ती है, ये और प्रोबेबली बढ़ भी सकता है और जिस तरीके से इज़राइल का सुन्नी कंट्री के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज़ हुआ है, चाहे वो यूएई हो, वो चाहे इजिप्ट हो, तो उससे रिलेशंस और भी बेटर हो सकता है। इसके अलावा आज भी और हम लोग चीज़ों के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, पर आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, वो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स हैं या प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हैं। ये तीनों पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां पे जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे किसी भी ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, बी एड करालबाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और बिहार कैपिटल पटना। अब ये जो जिसकी बात मैं कर रहा था कि भारत की एसेट इजराइल ही हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं जा रहे। इनफैक्ट देखिए इसी साल 1 जनवरी 2025 की खबर आई कि ताइवान ने एक नया वीजा प्रोग्राम निकाला है जहां पे वो स्किल्ड इंडियन वर्कर्स को हायर करने जा रहा है। सिमिलरली यूरोप, साउथ अफ्रीका, टर्की, कुवैत, कनाडा, मलेशिया, गियोना, बहुत सारे तमाम कंट्रीज हैं जो आज भारत के वर्कफोर्स को हायर करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपको शायद पता होगा कि इंडिया इस समय पूरे दुनिया का अट्रैक्शन बना हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ इंडियाज मार्केट बट इंडियाज वर्कफोर्स, क्योंकि आज ये सारे कंट्रीज में ग्लोबल पॉपुलेशन डिक्लाइन है। आप देखिए चाइना में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। तो इसलिए भारत के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा अमृत काल है, विकसित भारत का बनना सपना तय है ये बात, क्योंकि इंडिया का वर्कफोर्स पूरी दुनिया के लिए काम करेगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब इसको हम स्किल देंगे, क्योंकि अगर स्किल नहीं देंगे तो यही इतना बड़ा पॉपुलेशन सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। लेकिन एक और बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वर्कर्स इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री में काम करना जा रहे हैं वो उनकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि मजबूरी होनी चाहिए। बिकॉज कहीं कहीं देखा गया कि इतने मजबूर हो जाते हैं भारत के वर्कर्स कि वो ऐसी जगह जाते हैं जहां पर उनको पता है उनकी मौत पक्की है। आप देखिए रशिया के आर्मी के साथ यूक्रेन के अगेंस्ट कितने सारे इंडियंस वर्क करते थे। सो दैट शोज हाउ मच डेस्परेटनेस, कभी कभार कितनी मजबूरी बन जाती है। तो इस तरीके से भारत को इंडिया में भी जॉब्स क्रिएट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आने वाले समय में क्या भारत को इसी तरीके से अपने वर्कफोर्स को और बाहर भेजना चाहिए? क्या भारत को इस तरीके से बार्गेन करना चाहिए कि हमारे गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट को कम बढ़ाओ, तभी हम अपने मैन पावर को भेजेंगे? जैसे एग्जांपल अमेरिका का मान लीजिए, इस समय अगर अमेरिका में सबसे ज्यादा कहीं से स्किल्ड वर्कफोर्स आ रहा है तो वो इंडिया से आ रहा है। तो इंडिया क्यों नहीं कहता है डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, आप वर्कफोर्स की क्यों नहीं बात करते हैं कि हमारे वर्कफोर्स से ही आज आपकी अमेरिका की बहुत चीज चल रही है? तो क्या भारत को वर्कफोर्स डिप्लोमेसी में भी आने वाले समय में
काफ़ी एग्रेसिवली बात करना चाहिए और गुड्स एंड सर्विसेज छोड़कर कैसे हम अपने वर्कफोर्स, हमारा जो यंग पॉपुलेशन है, इसको हम डिप्लोमेसी में यूज़ करके बेटर बार्गेन कर सकते हैं। आपकी क्या सजेशंस हैं इस पर्टिकुलर व्यू के बारे में? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।